मैं धर्मेंद्र कुमार भारती आपका डीके क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 5। हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 तक पढ़ चुका था। आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि 1 वोल्ट मापी का प्रतिरोध 2,50,000 ओम तथा 250 वोल्ट का परास है। यह 200 वोल्ट मेन से आर पार जुड़े 2000 ओम प्रतिरोध वाले बल्ब का अंतरस्थ टर्मिनल विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। त्रुटिवश एक छात्र वोल्टमीटर को बल्ब से श्रेणी क्रम में जोड़ देता है। इस वोल्ट मापी का पाठ्यांक होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 201.4 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है 180 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है 198.4 वोल्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसको हल करेंगे तो आर दिया है आपका 2,50,000 ओम वोल्ट मापी का प्रतिरोध आर, और बल्ब का प्रतिरोध दिया है 2000 ओम। तो चूंकि आर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो प्रतिरोध आर बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद 2,52,000 हो जाएगा ओम। अब लेंस से ली गई धारा यानी कि आई बराबर होता है V बटा आर, इस फार्मूले पर रख देंगे तो आई का मान प्राप्त हो जाएगा 200 बटा 2,52,000 एम्पियर। वोल्ट मापी श्रेणी क्रम में जुड़ा है इसलिए वोल्ट मापी का प्रतिरोध आई बराबर 200 बटा 2,52,000 रहेगा। तो अब क्या करेंगे कि V बराबर चूँकि आई आर होता है तो आई का मान हम लोग अभी प्राप्त किए हैं कि 200 बटा 2,52,000। आप आर बराबर जोड़कर प्राप्त किए हैं R1 प्लस R2 बराबर, तो हुआ है 2,50,000। इसको गुणा कर देंगे तो 198.4 वोल्ट आपका हो जाएगा। 198.4 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या रहा है कि 67 एक खगोलीय दूरदर्शी जिसके लेंसों की फोकस दूरियां 2.5 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर की है, 100 सेंटीमीटर है की लंबाई तथा आवर्धक क्षमता ज्ञात करें। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है लेमडा 1 बराबर दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है लेमडा वन बराबर होता है लेमडा 1 बराबर एफ ओ बटा में एफ ई। एफ ओ कितना दिया है 100 दिया है, एफ ओ देखिए यहाँ पर 100 दिया है, और एफ ई कितना दिया है 2.5 यानी फोकस दूरी 2.5 दिया। तो इस फार्मूले पर रख देंगे तो आप हम लोग को 102.5 सेंटीमीटर और 75 आ जाएगा। हम लोग को आवर्धन क्षमता हम लोग को प्राप्त करेंगे तो 40 होगा। इसकी लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई होता है तो 100 प्लस 2.5 यानी कि 102.5 सेंटीमीटर आपका प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है कि CaSO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है कि लवण का आणविक द्रव्यमान बटा में धातु परमाणु पर कुल धन संयोजकता। तो कुल द्रव्यमान कितना दिया है देखिए, Ca बराबर 40 दिया है, और S बराबर सल्फर बराबर 32 दिया है, ऑक्सीजन बराबर 16 दिया है। अब चूँकि O2 बराबर 16 है तो यानी 4 गुणते आपका O हो जाएगा, तो बटा में 2 होता है यानी कि संयोजकता कितना हो जाएगा 2, यानी 40 प्लस 32 प्लस 4 गुणते 16 बटा में 2। भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 68, ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में अपचयक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी अपचयक अभिक्रिया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि किस यौगिक में सहसंयोजक बंध नहीं है। तो 70 में NaCl जो दिया है सोडियम क्लोराइड वह सहसंयोजक बंध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है कि एक यौगिक का प्रतिशत संगठन नीचे दिया है, यानी C बराबर 52.17%, H बराबर 13.06% और O बराबर 34.77%। यदि यौगिक का अणुभार 46 है तो उसका अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो अणु सूत्र का फार्मूला होता है कि आणविक द्रव्यमान बटा में मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। तो आप
हम लोग निकाल लेंगे तो n बराबर हम लोग निकाल लेंगे तो 46/46 यानी कि 1 प्राप्त हो जाएगा n का मान। और चूँकि यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र प्राप्त हो जाएगा तो C2H6O हो जाएगा। अब यौगिक का अणुभार का सूत्र हो जाएगा इस प्रकार प्राप्त होगा C2H5OH, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। C2H5OH ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर बल है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर बल प्राप्त करना है। तो ऑप्शन ए दिया है कि की दिशा में होगा, की दिशा के लंबवत होगी, की दिशा क्षेत्रफल की दिशा में होगी, क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, शून्य होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, शून्य होगा। क्यों? देखिए शून्य होगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में अगर समांतर रहता है तो उसका कोई कार्य नहीं होता है। अगर कोई कार्य नहीं होता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल आप शून्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है, एक बार में क्या उत्सर्जित करता है? केवल अल्फा या बीटा, अल्फा तथा बीटा दोनों। और ऑप्शन नंबर सी दिया है कि अल्फा या बीटा कण तथा गामा फोटान। और ऑप्शन नंबर डी है अल्फा कामा बीटा कामा गामा उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, तीनों उत्सर्जित करता है, तीनों उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 क्या कर रहा है कि वाई गामा विकिरण की चाल की प्रकाश की चाल की तुलना में संबंध में कौन सा विकल्प सही है? गामा विकिरण की चाल की प्रकाश की चाल की तुलना में कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन दिया है कि गामा विकिरण की चाल इज ग्रेटर देन प्रकाश की चाल से। ऑप्शन नंबर बी दिया है गामा विकिरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल के। और ऑप्शन नंबर सी दिया है गामा विकिरण की चाल इज लेस देन प्रकाश की चाल से। और ऑप्शन नंबर डी है गामा विकिरण की चाल गामा प्रकाश की चाल से कण अधिक या बड़ी हो सकती है विशिष्ट दशाओं में। तो ऑप्शन नंबर 74 का बी ऑप्शन सही है, जो गामा विकिरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल होगा। 74 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 75 क्या कर रहा है कि फोटान है। फोटान क्या है? फोटान भारी हाइड्रोजन का नाभिक। ऑप्शन बी दिया है कि एक मूलभूत कण। ऑप्शन सी दिया है धनावेशित कण। ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इसमें से कौन सही है? तो आप लोग को पता है कि ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें उपयुक्त सभी। ये सभी फोटान में गुण होता है, मतलब सबसे भारी हाइड्रोजन का नाभिक होता है, मूलभूत कण होता है, धनावेशित होता है। देखिए ये नाभिक होता है, नाभिक पान, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी दोनों पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसमें कोई नहीं आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है कि एक धातु के 3 ऑक्साइड है, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः 76 से 47%, 71.78%, 76.47%, 71.78% तथा 51.68% यह आंकड़े दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गुणित अनुपात का नियम। ऑप्शन बी दिया है स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन सी दिया है तुल्य अनुपात का नियम। और ऑप्शन डी दिया है द्रव्य संरक्षण का नियम। तो आप बताइए इसमें कौन ऑप्शन सही है? तो अब हम लोग को पता है कि ऑप्शन नंबर ए देखिए गुणित अनुपात का नियम इसमें सही होगा, गुणित अनुपात का नियम पर आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखिए कह रहा है कि एक तत्व के 2 समस्थानिकों का कौन सा गुण भिन्न हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए दिया परमाणु संख्या। ऑप्शन बी दिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन सी दिया द्रव्यमान संख्या। और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो एक तत्व के समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यानी एक तत्व की द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है अगर तत्व समस्थानिक होगा। तो समस्थानिक में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी ऑप्शन दिया है द्रव्यमान संख्या।
क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी उभयधर्मी है। 79 देखिए, अधातुओं में द्रव है, केवल ब्रोमीन में। ऑप्शन बी दिया क्लोरीन तथा ब्रोमीन दोनों में। ऑप्शन सी दिया केवल फास्फोरस में। ऑप्शन डी दिया अधातुओं में कोई द्रव्य नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए जो सही है, जो अधातुओं में ब्रोमीन तरल होती है, तरल के रूप में होती है। अधातुओं में ब्रोमीन तरल के रूप में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि मिश्र धातु जो कि मुद्राएं सिक्के बनाने के काम आती है का संगठन होता है। तो ऑप्शन ए दिया है कापर 80%, आयस्यन 20%। ऑप्शन बी दिया है कापर 85%, आयस्यन 13% और पी 2% दिया है। कापर 95%, आयस्यन 4% और पी 1%। कापर दिया है 88% और आयस्यन 12%। तो मिश्र धातु में सिक्के बनाने का प्रयोग होता है, का संगठन होता है, जो मुद्रा कापर उसमें 95% होता है और आयस्यन 4% और पी क्या होता है 1%। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कापर 95, आयस्यन 4 और पी 1%। तो 80 तक हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, उस क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में मिश्रण है, इस्पात, वायु, चाक, संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तूतिया यानी कापर सल्फेट, पीतल, दूध। ऑप्शन ए दिया चाक, धोने का सोडा, वायु। ऑप्शन बी दिया तूतिया, दूध। और ऑप्शन डी दिया है सी दिया है ग्लूकोज, दूध और संगमरमर। और ऑप्शन नंबर डी दिया है पीतल, वायु, इस्पात और दूध। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी, पीतल, वायु, इस्पात तथा दूध ये आप मिश्रण होता है। आप क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रहा है, एक विलयन के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1×10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात करें। तो पीएच मान ज्ञात करने का फार्मूला होता है, पीएच बराबर होता है -ln 10⁻H+ होता है। तो इस फार्मूले पर हम लोग को रख देंगे, तो पीएच का मान कितना प्राप्त होगा? पीएच का मान आपका 9 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 × 24H2O किस प्रकार का लवण है? तो पोटास एलम को क्या बोलते हैं? फिटकरी या द्विलवण है, यह द्विलवण है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए द्विलवण दिया है, द्वि प्रकार का लवण है। अब क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कर रहा है, निष्पात एक प्रक्रम है जिसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए दिया है ऑक्साइड अयस्कों के अपचयन के लिए। ऑप्शन बी दिया सल्फाइड अयस्कों के ऑक्सीकृत करने के लिए। ऑप्शन सी दिया है सल्फर तथा एस की अशुद्धियों को आंशिक रूप या पूर्ण रूप से दूर करने के लिए। ऑप्शन डी दिया है कि अयस्क को बिना पिघलाकर अयस्क में वाष्पशील पदार्थों को निकालने के लिए। तो आप लोगों को पता होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ऑक्साइड अयस्कों के अपचयन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑक्साइड अयस्कों के अपचयन के लिए निष्पादन का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है कि
तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की शुद्धता होती है। ऑप्शन ए दिया 98%, ऑप्शन बी दिया 99%, ऑप्शन डी सी दिया 99.5%, ऑप्शन डी दिया 99.9%। तो 85 का ऑप्शन नंबर ए दिया 98%, ऑप्शन बी दिया 99%, ऑप्शन सी दिया 99.5% और ऑप्शन डी दिया 99.9%। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी 99.9% आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या कर रहा है कि फेन पलवन प्रक्रम के प्रयोग होने वाला तेल होता है। फेन पलवन में कौन सा तेल प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन दिया अरंडी का तेल, ऑप्शन बी दिया मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी दिया है सरसों का तेल और ऑप्शन डी दिया है चीड़ का तेल। चीड़ का तेल ही आपका प्रयोग होता है फेन पलवन में। जो चीड़ का तेल जो ट्रांसफार्मरों में रहता है वही चीड़ का तेल आपका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रयोग किया जाता है। चीड़ के तेल का प्रयोग फेन पलवन में झाग के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब झाग पलवन विधि में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में सबसे दुर्लभ अम्ल है HCl, CH3, COOH, HNO3, H2SO4। तो क्या होगा दुर्बल अम्ल कौन होगा इसमें से? तो ऑप्शन ए दिया HCl होगा, ऑप्शन बी दिया H2SO4 तेजाब जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी दिया CH3COOH की, ऑप्शन डी दिया HNO3। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी जो दिया है CH3COOH वही ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, नीचे दिया गया समीकरण SO2 का कार्य दर्शाता है जो कि 2H2S प्लस SO2 तीर का निशान है 2H2O प्लस 3S। तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है क्षार का, ऑप्शन बी दिया है अम्ल का, ऑप्शन सी दिया है ऑक्सीकारक का, ऑप्शन डी दिया है अपचायक का। SO2 का कार्य क्या है? SO2 का। तो आप 88 जो दिया है SO2 का इसमें कार्य है ऑक्सीकारक का। ऑक्सीकारक का रूप में ही हमारा SO2 का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 89 कह रहा है कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। तो क्या बनाती है? MgN, ऑप्शन बी दिया है Mg2N3, ऑप्शन सी दिया है Mg3N, ऑप्शन डी दिया है Mg3N2। तो आपको पता होगा 89 में ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो 89 में ऑप्शन नंबर 3, इसका आप देखिए हम बता दे रहे हैं 3Mg प्लस N2 क्या बनेगा? Mg3N2 यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड आपका बन जाएगा इसको मिलाने पर Mg3N2 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कर रहा है कि CHCl3 का IPSC नाम से 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि CHCl3 कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया है कि ट्राईक्लोरोएथेन, ऑप्शन बी दिया है क्लोरोफार्म है, ऑप्शन सी दिया है ट्राईक्लोरोमेथेन है, ऑप्शन डी दिया है एथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ट्राईक्लोरोमेथेन यही ऑप्शन आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कर रहा है कि कार्बन के यौगिक की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसके यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी दिया है इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, ऑप्शन सी दिया है कि इसमें यौगिक की अभिक्रिया गति इसमें कार्बन यौगिकों की अभिक्रिया गति धीमी होती है, और ऑप्शन डी दिया है कार्बन एक अधातु है। तो 91 का ऑप्शन नंबर जो भी दिया है कि इनमें श्रृंखलन का गुण होता है, यही ऑप्शन नंबर सही है। कार्बन श्रृंखलन गुण एक कारक है, अत्यधिक संख्या में यौगिक बनाता है। यह कार्बन जो कैटेनेशन इसे बोलते हैं, कार्बन श्रृंखलन को यौगिक बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 92, क्वेश्चन नंबर 92 करा है ओजोन मेथेन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है।
ऑप्शन ए दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी दिया है फार्मेल्डिहाइड, ऑप्शन दिया है एसिटाल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर इस जो दिया है कार्बन डाइऑक्साइड वही आपका सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनाती है ओजोन और मेथेन मिलकर आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कर रहा है कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में उत्प्रेरक का प्रयोग होता है सीयू के रूप में। ऑप्शन बी दिया है Fe+MO के रूप में, ऑप्शन सी दिया है Fe2O3 प्लस Cr2O3 के रूप में, और ऑप्शन डी दिया है गर्म PT के रूप में। तो 93 हैबर में प्रयोग में Fe+MO का प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। Fe+MO जो है ऑप्शन नंबर बी या उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 94, एक राइफल जिसकी नली 1 मीटर लंबी है, एक राइफल जिसकी नली 1 मीटर लंबी है, 10 की एक नली को 400 मीटर प्रति सेकेंड के मुक्त छोड़ी जाती है, मुक्त रूप से छोड़ी जाती है। तो इसका मुक्त रूप, एक राइफल जिसकी नली 1 मीटर लंबी है, 100 ग्राम की एक नली को देखिए, एक राइफल जिसकी नली 1 मीटर लंबी है, 100 ग्राम की एक नली को 400 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से मुक्त करती है। गोली पर औसत बल जो कि पाउडर द्वारा लगाया जाता है, पाउडर द्वारा। तो ऑप्शन ए दिया है 80 न्यूटन, ऑप्शन बी दिया है 8000 न्यूटन, ऑप्शन सी दिया है 400 न्यूटन, और ऑप्शन डी दिया है नानाबीज। तो 94 का आपको पता होगा कि यम बराबर दिया है 100, 1 मीटर बराबर यानी 100 यम बराबर 100 ग्राम दिया है, और यम बराबर 100 दिया है, जिसको केजी में बदलेंगे तो 100 यानी केजी में बदलेंगे तो 1/10 यानी 1000 से भाग देंगे तो 1/10 केजी हो जाएगा। अब यू आपका दिया है 400, कह रहा है 400 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दौड़ रहा है, यू आपका 400 दिया है, और फार्मूला है v² बराबर u² - 2as। इस फार्मूले पर रख देंगे तो आपका a का मान प्राप्त हो जाएगा, 2as a का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इस a का मान जो प्राप्त हुआ है उस a के मान को F बराबर ma में रख देंगे तो आपका F का मान 8000 न्यूटन प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। पहले हम लोग निकाल लेंगे v² बराबर u² - 2as से। आपका u का मान 400 दिया है और v² आपका 0 हो जाएगा, v² आपका 0 हो जाएगा क्योंकि अब अंतिम वेग 0 होगा। तो a बराबर आपका u² बटा में 2s हो जाएगा। अब a का मान हो जाएगा 2000 × 4 यानी 8000, 80,000 हो जाएगा। अब F बराबर ma होता है तो 80,000 बटा में आपका g का मान 10 दिया है तो 10 से भाग दे देंगे तो 8000 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। 95 क्या कर रहा है, किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड, किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता है जिसका कारण होता है। ऑप्शन ए दिया है संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी दिया जड़त्व, ऑप्शन सी दिया संवेग संरक्षण तथा जड़त्व दोनों, ऑप्शन डी दिया है न संवेग और न संरक्षण, यानी ऑप्शन डी आपका ऑप्शन सी जो संवेग संरक्षण तथा जड़त्व दोनों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा है कि एक समतल सड़क पर मोटर कार चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर की दूरी पर विश्राम अवस्था में आ जाता है। यदि कार तथा उस पर भार का वजन 900 kg है तथा त्वरण
स्थिर रहता है तो मंदन बल है। ऑप्शन ए दिया है कि 18,000 न्यूटन, ऑप्शन बी दिया है 9,000 न्यूटन, ऑप्शन सी दिया है 6,000 न्यूटन और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ डीज। तो यू कितना दिया है 72 किमी प्रति घंटा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 30 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 72 गुणते 5/18 यानी 5/18 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो आप लोग का 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब भी बराबर आपका 0 है, मतलब भी 0 हो जाएगा इसमें। और यस का मान कितना दिया है, यस का मान आपका देखिए 20 मीटर आपका यस का मान आपका दिया है 20 मीटर। और यम का मान कितना दिया है, यम का मान 960 kg, 960 आपका यम का मान दिया है। और P बराबर होता है mf, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as इस फार्मूले पर रख देंगे तो आपका a का मान प्राप्त हो जाएगा। और a का मान P बराबर mf पर जो fm होता है mf इस फार्मूले में रख देंगे तो P का मान आपका 2066.32 आपका प्राप्त हो जाएगा न्यूटन। जो ऑप्शन नंबर डी सही, जो इसमें देखिए अब नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है 97। एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगता है। गेंद का पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो भवन की ऊंचाई है। तो 97 का ऑप्शन देखिए ए दिया है 40 मीटर, बी दिया है 20 मीटर, सी दिया है 30 मीटर और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें क्वेश्चन नंबर 97 करा है। एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगता है। गेंद का पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो भवन की ऊंचाई प्राप्त करनी है। ऑप्शन ए दिया 40 मीटर, ऑप्शन बी दिया है 20 मीटर, ऑप्शन सी दिया 30 मीटर और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो 97 को अगर हल करेंगे तो h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर के इस फार्मूले पर रख देंगे तो आपका h का मान आपका 45 मीटर प्राप्त हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कर रहा है कि यदि पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6.4 गुणित 10 की पावर 6 मीटर है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणित 10 की पावर 24 kg है तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.67 गुणित 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर है, तो पृथ्वी तल से 3600 किमी की ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान लगभग है। तो ऑप्शन ए दिया 5.23 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी दिया है 4.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया है 6.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन डी दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 98 को अब हम लोग हल करेंगे तो आर का मान 6.4 गुणित 10 की पावर 6 मीटर दिया है और यम का मान कितना दिया है 6 गुणित 10 की पावर 24 kg दिया है। देखिए 6 गुणित 10 की पावर 24 यम का मान द्रव्यमान और जी का मान आपका दिया है 6.67 गुणित 10 की पावर 11 दिया है और एच का मान कितना दिया है 3600 किमी। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। देखिए 3600 किमी दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे 36 गुणित 10 की पावर 5 मीटर होगा। अब फार्मूला होता है जी स्मॉल जी बराबर कैपिटल GM बटा में RE प्लस H का होल स्क्वायर। इस फार्मूले पर रख देंगे तो आपका स्मॉल जी का मान प्राप्त हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 आपका ऑप्शन नंबर डी 4 मीटर प्रति सेकंड आपका प्राप्त हो जाएगा। अब 99 देखिए, 99 क्या कर रहा है कि 1 किलोवाट को 10 मीटर गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा होगी। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो शक्ति बराबर आपका होता है किया गया कार्य बटा में समय, यानी पावर P बराबर आपका mgh बटा में T। इस फार्मूले पर रख देंगे तो आपका T का मान प्राप्त हो जाएगा। आपका P का मान दिया है, आपका देखिए P का मान दिया है पावर, आपका पावर
P बराबर mg 1 गुणित 10 की पावर 3 आपका। अब उस यम का मान प्राप्त करेंगे तो यम का मान 612.24 kg प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से राइफल में से निकलती है, जिसके कारण राइफल की 60 सेमी प्रति सेकेंड वेग से प्रतिक्षेप करने की प्रवृत्ति होती है। राइफल का द्रव्यमान आपको प्राप्त करना है। तो यम1 बराबर दिया है 30 ग्राम, यम2 प्राप्त करना है। U1 आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, जिसको बदल लेंगे तो 3000 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब U2 बराबर 60 सेमी प्रति सेकेंड दिया है। चूंकि हम लोग को पता है कि M1 U1 बटा में M1 U1 बराबर M2 U2, यानी आपका इस फार्मूले पर रख लेंगे M1 U1 बराबर M2 U2। आपका M1 कितना दिया है? M1 आपका दिया है 30 और M2 प्राप्त करना है। U1 आपका 30 मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसको सेमी प्रति सेकंड में बदल लेंगे। अब U2 आपका कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। अब इस फार्मूले पर रख लेंगे तो M2 का मान आपका 1500 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। 1500 ग्राम जिसको अगर बदलेंगे केजी में तो 1.5 kg प्राप्त हो जाएगा। अगर अब मेरा वीडियो क्वेश्चन 100 तक प्राप्त खत्म हो गया। अगर मैंने अपने चैनल पर DK क्लासेज पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैथ के सेक्शन को हल किया था, और पार्ट 4 हम लोगों ने फिजिक्स के सेक्शन को हल किया था। अगर जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गवर्नमेंट यूपी पॉलिटेक्निक के नाम पर यूपी पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा में दिखाई देगा। और मेरे अगर चैप्टर वाइज अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट में अपने मैथ के सेक्शन को पढ़ाए हैं, जैसे वर्क का टाइम एंड वर्क, LCM HCF, इस तरह के वीडियो को मैंने अपने डेसिमल फ्रैक्शन, इस तरह से देखिए। टाइम एंड वर्क अगर उसमें से देख लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा LCM HCF से। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरे चैनल DK क्लासेज पर जाकर देख सकते हैं, या मेरे नाम धर्मेंद्र कुमार भारती के नाम पर सर्च करेंगे तो वहाँ आपको वीडियो मिलेगा। उस लोगों में आपको DK लिखा रहेगा, उसमें जाकर सर्च कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।